नमस्कार। मैं ई नव भारत की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ परिष्कार ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर डॉक्टर राघव प्रकाश हैं, जिनसे हम एजुकेशन सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। सर, आज सभी सेक्टर्स कोविड-19 के कारण इफेक्ट हो चुके हैं। हम जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पे भी इसका एक इफेक्ट आया है। तो आपकी करंट एजुकेशन सिस्टम में क्या राय है सर, कोविड-19 के समय में? कोरोना से तो हम उबर जाएंगे, कोई खास बात नहीं। कोरोना क्योंकि एक थोड़ा सा नया सा अनुभव है, इस वजह से दुनिया थोड़ी सी एक झटका लगा है। और झटके लगने के कारण कि अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ ज़्यादा डर गए, कुछ ज़्यादा लापरवाहियाँ हो गई और उसकी वजह से हो गया। लेकिन चिरंतन जी, एजुकेशन तो इससे पहले से जो एजुकेशन का कोरोना है वो तो बहुत पहले से है। और हम लोग पिछले 70 साल से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि हमने जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में किया वो पश्चिम की शिक्षा की नकल को लेकर के किया। अब वो पश्चिम की शिक्षा स्वयं ही बहुत स्वार्थ केंद्रित, हिंसा केंद्रित है। आप सोचिए उसका अभी अमेरिका में जो हुआ है, उसको लेकर के जो रंगभेद कैसे सामने आया। ये कोई शिक्षित समाज का लक्षण है क्या? शिक्षित समाज ऐसा होता है क्या? एजुकेशन सिस्टम की खामी है सर। ये देखिए, इसी प्रकार से चाइना ने जो व्यवहार किया वो कैसा है। पूरी पहला और दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, वो अनपढ़ लोगों ने नहीं लड़ा, सही बात। वो सब पढ़े लिखे लोगों ने लड़ा था। लेकिन इसका मतलब है कि स्वार्थ कितना केंद्र में था, हिंसा कितनी केंद्र में थी, इंसानियत उस शिक्षा से गायब हो गई थी। और दुर्भाग्य से हमने भी उसी शिक्षा को यहाँ पर अपने ऊपर ओढ़ लिया। इसलिए एजुकेशन का कोरोना तो कोरोना के पहले से ही था। अब हमको कोरोना में ऐसी कुछ नहीं, कोरोना के साथ सीख जाएंगे हम लोग। मनुष्य में सीखने की बहुत अद्भुत क्षमता है। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति को थोड़े समय के बाद में इसके साथ भी जीना हम सीख लेंगे। लेकिन शिक्षा से ही विकास होता है सोसाइटी का। सोसाइटी का विकास, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम शिक्षा देती है, अच्छी इकोनॉमी शिक्षा देती है, अच्छा राजनीतिक व्यवहार, अच्छा समाज, संस्कृति, सब शिक्षा होता है। अगर शिक्षा में हमने क्रांति नहीं की तो फिर हम न राजनीति में आगे बढ़ेंगे, न समाज में, न अर्थव्यवस्था में, कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा को खास तौर से बदलने की जरूरत है। चिरंतन जी, सर, एक मुहावरा हमने बचपन में खूब पढ़ा है कि जब बोए बबूल फूल बबूल के तो आम कहाँ से हो। तो अगर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा तैयार किया जाएगा, हाँ, तो हमारे पास रिजल्ट ऐसा ही आना है सर। ऐसे ही आज भारत विश्व गुरु बना था तो इस कारण बना था कि गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था उस वक्त की जो शिक्षा अच्छी थी, इस कारण विश्व गुरु बना। शिक्षा अच्छी थी हमारे, देखिए तब वो गुरुकुल अच्छे थे। तब हमारे पास में चाणक्य थे, तो चाणक्य था तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त था तो एक पूरा एक साम्राज्य भी हमारे पास में था। अब जब चाणक्य ही कमजोर है तो फिर चंद्रगुप्त कहां से हम तैयार कर पाएंगे? ये बात तो मेन दिक्कत से यही है कि आज वो मेंटोरशिप बच्चे को नहीं मिल पा रही, वो एक गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, जिस चक्कर में चंद्रगुप्त पैदा नहीं हो रहे हैं। आज चाणक्य की कमी आ गई है, चंद्रगुप्त की कमी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर चाणक्य पैदा हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त तो कहीं पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। चिरंतन जी, जो मुख्य जहां से पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था और भारत की शिक्षा व्यवस्था भी डिरेल्ड हो गई है, वो इस बूते पर है कि हमने इसको केंद्रीकृत कर लिया है। पूरे देश का एक सिलेबस बनाओ, पूरे स्टेट का एक सिलेबस बनाओ, उस सिलेबस को सब पर थोप दो। अगर किसी को गणित नहीं आती है तो बस फेल कर दो उसको। अगर किसी को कहीं कोई लैंग्वेज में कमजोर हो गया है तो नहीं, उसको फेल कर दो। ये नहीं कि उस बच्चे के भीतर क्या अच्छी है। अगर वो मान लीजिए गणित में कमजोर है, लेकिन अगर वो गा अच्छा सकता है, अगर वो चित्रकार अच्छा बन सकता है, अगर वो कोई फैक्ट्री में अच्छी तरह से काम कर सकता है, तो फिर हमने उस बच्चे की उन खूबियों को नहीं पहचाना, उसकी क्रिएटिविटी को हमने नहीं पहचाना, उसकी इनोवेटिवनेस को, उसकी नवाचारशीलता को हमने नहीं पहचाना, उसको विकसित करने का काम नहीं किया, तो फिर हमने किसको शिक्षित किया? हमने शिक्षा दरअसल थोपी। सही, हमने शिक्षा को निकाला नहीं। सर का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर बच्चे में एक अलग प्रतिभा होती है। हमारे सिस्टम में ये दिक्कत है कि उस प्रतिभा को वो एनालाइज नहीं कर पा रहा और उस बच्चे का वहीं डिग्रेडेड हो जा रहा है कि बच्चा जिस कैपेसिटी का है उसके अलावा उसको चीज पहुंचाई जा रही है। सर, कैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? कैसा हमारा देश उन बच्चों का चयन करे जो उनमें प्रतिभा है और फिर वो एक अपना अलग
भविष्य बनाए। देखिए चिरंतन जी, मेरा बहुत साफ मतलब है, ये राजनीति से नहीं हो सकता। सही बात। दुर्भाग्य यह है कि इस समय राजनीति, शासन, सत्ता व्यवस्था वो पाठ्यक्रम के निर्धारण में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में सबको, पाठ्यक्रम में, पाठ्य पुस्तकों में सबको कंट्रोल किए हुए। तो राजनीति से काम संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो अच्छे एजुकेशनिस्ट हों, अच्छे शिक्षक हों, अच्छे शिक्षक जो विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, क्योंकि चाणक्य की वजह से चंद्रगुप्त बनता है। तो अगर नंद वंश में ही दम होता तो फिर उतनी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं वहीं पर यह बात आ रहा हूं कि अच्छे शिक्षक और जो अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और जो अच्छे विद्यालय चला रहे हैं और जो अच्छे कॉलेजेस चला रहे हैं, उनको ऑटोनॉमी लेनी चाहिए और एजुकेशन का मॉडल विकसित करना चाहिए। जो हम कहते तो हैं स्टूडेंट सेंटर्ड, लेकिन हमारी, आप बताइए, सेंट्रलाइज किसी पाठ्यक्रम से वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो ही कैसे सकता है? इसलिए स्टूडेंट सेंटर्ड एक्चुअली पाठ्यक्रम बनना चाहिए। उसी के हिसाब से टीचिंग प्रोसेस तय होनी चाहिए, उसी हिसाब से उसका इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। तो तब जाकर के पाठ्यक्रम, टीचिंग मेथड और मूल्यांकन, इवेल्युएशन, ये जब तीनों किसी विद्यार्थी को केंद्र में रख करके उसकी क्षमताओं को लेकर के होगा और ये एक अच्छे शिक्षक ये काम कर सकते हैं, तो इस दृष्टि से हम एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। ये करना चाहिए। आज तो दरअसल पहले से एक जूता बना हुआ है और जूते में पाँव को डाला जा रहा है, जबकि पाँव के हिसाब से जूता बनना चाहिए। तो हमें इसको बहुत क्रांतिकारी ढंग से शिक्षा व्यवस्था को बदलना। मैं ये समझता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सरकार की बात ना करें। आज आपको, हमको, सबको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज बच्चा गणित नहीं पढ़ सकता तो हम अगर उसको जानबूझकर पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। तो किसी और चीज के लिए बना है तो हमें वहीं पे उसको तैयार करना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट बच्चा कुछ और ही करके दिखाएगा तो हम सोच भी नहीं सकते। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दरअसल हमारे अभिभावकों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। सही बात है। अभिभावक कितने गैर जिम्मेदार हैं। वे सोचते हैं कि मैंने बच्चा को इतना बड़ा कर दिया, अब उसकी फीस भर दी, अब इसलिए स्कूल वाले जाए। नहीं, अभिभावक और शिक्षक, इनकी सहभागिता, सही बात, क्योंकि वो दोनों उस बच्चे को पोषित करते हैं, उसको ग्रो करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर के बच्चे के बारे में प्लान करें और परिवार वैसा उसको संस्कारित करे, टीचर उसको और वैसा शिक्षित करे और उसको अपनी गति से, अपने हिसाब से अगर उसको पढ़ने के लिए करेंगे तो बेस्ट क्रिएटिव, पूरी दुनिया के बच्चों की बेस्ट क्रिएटिविटी सामने आएगी और ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। ये दुनिया आज जितनी सी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये समझिए कि ये ज्यादातर उन लोगों की क्रिएटिविटी है जिन्होंने स्कूल में या तो रिजेक्ट कर दिए गए और या कॉलेजेस के बाहर निकाल दिए गए। तो बिल्कुल ये असफलता की बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट स्कूल फैमिली ही होती है। फैमिली और टीचर अगर मिलकर काम करेगा तो सीड अलग ही नर्चर होगा सर, अलग ही एक क्रॉप निकल के आएगा। तो सर, परिष्कार एक बहुत टाइम से है और बहुत प्रगति पे है। परिष्कार अब इस कोविड-19 के बाद कैसे अपने आप को इवॉल्व करेगा, कैसे ये तैयार होगा अब नई प्रणाली के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए कैसे परिष्कार तैयार हो रहा है, इस बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, परिष्कार पहले शिक्षकों का कॉलेज है, ये पूंजीपति का नहीं, किसी राजनेता का नहीं, किसी समाज का भी नहीं है। और शिक्षक को मालूम है कि जब तक विद्यार्थी मजबूत नहीं बनेगा तब तक शिक्षक मजबूत नहीं हो सकता। ये इस रहस्य को हम लोग मानते हैं। बिल्कुल सही बात। इसलिए परिष्कार शुरू से 13 वर्ष से कमिटेड है। इसीलिए आप सोचिए, अभी 1700 कॉलेजेस में एजुकेशन वर्ल्ड ने इसको पहला स्थान दिया। राजस्थान में पहले नंबर का कॉलेज आया। चिरंतन जी, अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नैक ने केवल BA, BCom, BSc जैसे कोर्सेज को 11 वर्ष में A ग्रेड दे करके चला गया और हाईएस्ट स्कोर है उसमें भी। ये सिर्फ इस वजह से कि हमने अब पढ़ने पढ़ाने के तरीकों में एक तरफ लेक्चर सिस्टम को बहुत कंट्रोल कर दिया और पार्टिसिपेटरी सिस्टम को बढ़ाया। हम बच्चों को कैसे पहले से चीजें दे देते हैं कि आप इसको पढ़ के आइए, इन क्वेश्चंस को अपने घर पे किताब को देख के कराइए, कल डिस्कशन करेंगे। तो एक डिस्कशन मोड में हम क्लासेस को ली, तो बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ने लग गए, उनको बच्चों को शामिल कर दिया उसमें। बच्चों से प्रेजेंटेशन, एक महीने में 2 दिन तो पूरे बच्चे ही क्लास चलाएंगे, ये हमने काम किया। यूनिवर्सिटी को टॉप करने लग गए हमारे बच्चे, इतने सिलेक्शन होने लग गए। यहाँ के RAS और दूसरे कोर्सेज में यहाँ परिष्कार के बच्चे इतने सेलेक्ट होते हैं दूसरे जॉब्स पे।
तो हमको तो ये मालूम है कि अगर बच्चों को सीखने में लीडर बनाएंगे हम और टीचर उसके पीछे रहेगा तो बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा। तो हमें लर्नर को लीडर बनाना, सही बात, ये हम परिष्कार में काम कर रहे हैं और इसके बहुत से प्रयोग हैं, उसको हम लोग चला रहे हैं। एक लर्नर अगर लीडर नहीं बन पा रहा तो इसकी सबसे बड़ी कमी मैं टीचर की मानता हूँ, सिस्टम की मानता हूँ। अगर वो उसको लीडर नहीं बना पा रहे हैं तो उनकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा को आप वैसे ही बनेगा जैसा आप बनाना चाहेंगे। परिष्कार में बच्चे रिजल्ट इससे दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा है सर कि आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाती है और बच्चा भी वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क ले आता है। मैं सर के लिए कहना चाहूंगा कि सर, एक श्री कृष्ण की लाइन है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं और ऐसे कोई विपदा नहीं है जिसको आप मानते हैं। आप ये समझते हैं कि हर चीज पे अगर आप परिश्रम करें, आप मेहनत करें, आप डेडिकेटेड हैं तो उस पर जीत जा सकता है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ। इसी कोरोना के दौरान देखिए, कोरोना से पहले हम लोग सारे स्टाफ के लोग परिष्कार में चर्चा कर रहे थे कि ये प्रेजेंट टेक्स्ट बुक्स जो चल रही हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो और कॉलेज की हो, ये इनकी क्या कमियां हैं। सही बात। उस वर्कशॉप में करीब 65 कमियां टेक्स्ट बुक्स की हमने निकाली। और कोरोना के 3 दिन पहले ये हुआ कि अब हमको हमारी नई टेक्स्ट बुक्स लिखनी है आपको अपने बच्चों के लिए। अगर ये 65 कमियां आपको नजर आती हैं और आप सोचिए करीब 25 टेक्स्ट बुक्स इस कोरोना के दौरान हमारे परिष्कार के टीचर्स ने लिख दी, और वो ऐसी लिखी हैं जो बच्चे के लिए सेल्फ रीडिंग मटेरियल बन गया। उसकी लैंग्वेज इतनी सरल की है उस पर। दूसरा, ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर दिया कि बच्चे को कॉलेज में नहीं आ सकते तो ओके, आप स्टूडियो में ऑनलाइन लेक्चर से, अब हमारे बीए, बीकॉम, बीएससी के लेक्चर्स हमारे सब टीचर्स तैयार कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उन तक पहुंचेंगे। तो ये कोरोना कुछ नहीं है। कोरोना एक सोचने का नया तरीका, नई अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का हमें उपयोग करना चाहिए, पूरी दुनिया को उपयोग करना चाहिए। सर, भारत क्या डिजिटल एजुकेशन को इतनी जल्दी अपना सकेगा? क्योंकि भारत एक बहुत डाइवर्स देखिए, काफी बहुत दिक्कतें हैं। पहली बात, पहली तो डिजिटल की जो क्वालिटी जैसी होनी चाहिए, वो हमारे टीचर्स की और सरकार की संस्थाओं की नहीं है। सरकार भी बहुत डिजिटल करती है, नहीं है। दूसरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की उपलब्धता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर अगर लोगों के पास में, गाँव में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, लोगों के पास मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, आप किसको किस तक आप पहुंचाएं। सही बात। और तीसरा ये कि जब तक एक इंटरेक्शन नहीं होगा, जो सामने हो रहा है इंटरेक्शन होता है, वो सामने ही हमारा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, हम वहीं पर हम फेल हो रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम कितना इंटरेक्ट करा देंगे, इसमें बहुत काफी डाउट है। इसलिए बहुत हवा में नहीं उड़ना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि धीरे धीरे आप थोड़ी मदद ले सकते हैं इस डिवाइस की, ऑनलाइन डिवाइस की धीरे धीरे मदद ले सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि सारी एजुकेशन इसके माध्यम से आप दे देंगे, ऐसा हमको नहीं सोचना। भारत में बहुत मुश्किल है सर, भारत में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना लोगों के पास ना तो इंटरनेट है, ना मोबाइल है, ना इतना एक्सेस करने को उनको पता है कि कैसे ऑनलाइन पढ़ना है, ना असेसमेंट प्रॉपर हो पाता है कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। वो कम्युनिकेशन 2 वे नहीं है जो हम फिजिकल क्लासरूम में देख पाते हैं। तो कैसे बच्चे अब पढ़ें, अब तैयारी करें, जो कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी अब कैसे करें सर, जब वो फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे वो तैयारी करें? देखिए, जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे का मतलब है कि जो 14, 15, 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, उन लोगों को तो अपना समय तो खराब नहीं करना चाहिए। और जितना भी इंटरेक्टिव मोड में ऑनलाइन उनके पास डिवाइसेस, अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है, क्लासेज, लेक्चर्स उपलब्ध हैं, उसको देखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि भविष्य में ऑनलाइन के द्वारा बहुत स्टडी होगी। सही बात, होगी। इंटरनेट से काफी बच्चे कर रहे हैं, बहुत से कोर्सेज पहले से कर रहे हैं, आज से नहीं, 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं। तो इंटरनेट के द्वारा बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज किए जा रहे हैं। इसलिए ये काम तो बड़े बच्चों को तो करना ही चाहिए। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा पेरेंट्स को मदद करना चाहिए। सही बात। अगर पेरेंट मदद नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, वो नहीं बैठेंगे बच्चे के साथ में और वो उसको इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, तो इसलिए अब एक फैसिलिटेटर की जो भूमिका वो पेरेंट की, माँ की और बाप की, वो होना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि छोटे बच्चों को ही कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल से स्कूल में भेजा जाएगा, इसलिए उनकी सबसे ज्यादा कैजुअलिटी और सबसे ज्यादा क्रिएटिव वही है। वो जो छोटा बच्चा है, 6, 7, 8, 9, 10, 12 वर्ष का बच्चा,
उस क्रिएटिव बच्चे के साथ ऑनलाइन को लेकर पेरेंट्स को जुटना चाहिए और उससे जितना मदद की है वो की जानी चाहिए। और जब कोरोना की स्थिति अनुकूल हो जाए तो फिर स्कूल तो उसका कोई विकल्प थोड़ी है। नहीं है। आज ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है, बच्चों पर जुड़ने का तरीका है, लेकिन वो फिजिकल क्लासरूम की जगह नहीं ले सकता। चाहे कितना ही प्रयास कर लें। तो आज एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहता हूं सर से कि आप स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज को कोई एक मोटिवेटिंग आप एक बात कहें। देखो, पहली बात तो कोरोना के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना को लेकर के अपने दिमाग में हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कोरोना के साथ में जीना सीखना है और हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि उसमें क्या करना है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो लाइफ का जो हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे समय लौट करके नहीं आता, ऐसे ही ह्यूमन माइंड की और जो एनर्जी वो लौट के नहीं आएगी। जो एनर्जी खत्म हो गई, वो दोबारा दूसरे दिन के लिए संचित होने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको रोज हमारा प्लान होना चाहिए कि हम एजुकेशन को लेकर, लर्निंग को लेकर, यूट्यूब पर इतनी सामग्री है, इंटरनेट पर इतनी सामग्री है, उस सामग्री का हम कैसे उपयोग करें और ऐसा करके हम अपने जैसे तैसे दूसरे रास्तों से हम अपनी ताकत को बढ़ाते चलें। और थोड़े समय के बाद में स्थितियां दूसरी होंगी, वैक्सीनेशन भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी और उसके साथ साथ हमारी खुद की इम्यूनिटी भी बहुत डेवलप होगी और बहुत से तरीके आएंगे। पूरी दुनिया इसमें जुटी हुई है, इसलिए इसके सबके विकल्प आने, जैसे और चीज़ों के विकल्प आगे, इसके विकल्प आने हैं। पॉजिटिवली ऐसा सोच करके और हमको इस विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा, यही मैं कहना चाहता हूँ। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इन परिस्थितियों में सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, बस उसका उपयोग हम करें और आगे बढ़ें। सर, श्री कृष्ण की एक लाइन मुझे याद आती है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो इंसान में इतना ऊर्जा है कि कोई भी समस्या या कोई भी बीमारी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। तो आज सर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमें टाइम दिया। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप मोटिवेटेड रहें, मोरलाइज रहें, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको भी मोटिवेटेड करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच के ही करें। नमस्कार। नमस्ते।